अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़ैन, यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। मैं अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 से, जहां जिस क्वेश्चन को मैंने आपको एज अ होमवर्क के तौर पे दिया था और मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं भी सॉल्व किया तो कोई मसले की बात नहीं है बेटा, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? एग्जामिनर कह रहे हैं इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स। अगेन देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है? क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। हमें मालूम है इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी डिवीजन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन किसी और पैटर्न पे सॉल्व होगा। अब कैसे सॉल्व करें भाई? हमेशा एक चेकलिस्ट को फॉलो करो इंटीग्रेशन की। क्या चेकलिस्ट है कि भैया क्या नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर मूव कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है? अंडर रूट एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, क्वेश्चन को एक दफा तरीके से लिख देते हैं। देखो ऊपर क्या मौजूद है? ऊपर मौजूद है साइन क्यूब एक्स, और जब नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी तो भाई अंडर रूट किसके बराबर होता है? पावर में हाफ के। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगी cos x की पावर के अंदर नेगेटिव का हाफ, और बाहर dx का dx एज इट इज का एज इट इज। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, एक ऑड पावर आ गई है। एक क्या आ रही है? ऑड पावर। ऑड पावर का मतलब क्या होता है? जैसे 1 हो गया, 3 हो गई, 5 हो गया, 7 हो गया, ये ऑड पावर्स हैं। दीज आर टर्म्ड एज दी ऑड पावर। इवन पावर क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। हाफ इज नॉट अ इवन, नॉट अ ऑड। सही है ना भैया? तो कभी भी आपके पास अगर ऑड पावर इस तरीके से आ रही हो, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था? मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी। साइन और कॉस में कभी भी ऑड पावर आ रही हो, हमेशा इसको हम पहले पावर्स को ब्रेक डाउन करवाएंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर एक्स, और आगे क्या हो गया? साइन एक्स। देखो हमने साइन क्यूब एक्स को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, क्योंकि पावर बड़ी आ रही थी, हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। और देखो बाहर क्या मौजूद है? बाहर मौजूद है कॉस एक्स की पावर के अंदर नेगेटिव का हाफ। कॉस एक्स की पावर के अंदर क्या मौजूद है? नेगेटिव का हाफ इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था भैया? पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले फरमाया था, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, हमें मालूम है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जो साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं मेरा बेटा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं। तो बेटा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। आगे क्या मौजूद है? आगे आ रहा है सिंपल साइन एक्स, और आगे क्या आ रहा है? कॉस एक्स की पावर के अंदर नेगेटिव का हाफ इंटू डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। अब क्या काम करेंगे भाई? अब सिंपल सा काम है कि भाई ये इस ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे, और ब्रैकेट के बाहर जो पूरी टर्म मौजूद है, बारी बारी दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर में नेगेटिव का हाफ एक दफा 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक दफा इससे मल्टीप्लाई होगा। सिंपल इज डेट, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो भैया इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, तो भैया सिंपल तरीके से पहले पूरी की पूरी टर्म जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 1 से। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की होल पावर में नेगेटिव का हाफ। फिर ये पूरी की पूरी टर्म इस कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा भैया? साइन एक्स का साइन एक्स। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स की पावर, जब cos x की पावर नेगेटिव हाफ से मल्टीप्लाई होगी, तो whenever two terms multiply and their bases are same, their power always add। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से cos x और cos x, और पावर ऐड हो जाएगी 2 माइनस का हाफ। भैया 2 माइनस के हाफ अगर एलसीएम लो तो क्या बनेगा? 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो नीचे आ जाएगा 2 का 2, 2 टू द 4, 4 माइनस का 1, 3। यानी कि ये हो जाएगा पावर में 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डीएक्स का डीएक्स। सिंपल इज दैट। बात समझ में आई भाई? क्या काम करा? सिंपल तरीके से देखो, ये जो पूरी की पूरी आपकी टर्म आ रही थी, ये जो पूरी की पूरी टर्म आ रही थी, जब ब्रैकेट ओपन होगा, एक दफा 1 से मल्टीप्लाई हुई, एक दफा cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हुई। जब 1 से मल्टीप्लाई हुई तो सिंपल आ गया मेरे पास sin x into cos x की होल पावर में नेगेटिव का हाफ, और जब cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हुई तो देखो sin x तो एज इट इज रहेगा, मगर cos cos क्या हो जाएगा? पावर में इजाफा। तो cos की पावर पहले स्क्वायर थी और फिर नेगेटिव का हाफ, तो पावर में इजाफा कर दिया। तो 2 प्लस माइनस हाफ क्या बन जाएगा? 2 माइनस का हाफ, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 4 माइनस का 1, यानी कि 3/2 के बराबर होगा। क्लियर है भैया? अब क्या करेंगे? अब बारी बारी ब्रैकेट को ओपन करवा लेंगे, तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की होल पावर में नेगेटिव का हाफ इंटू डीएक्स का डीएक्स, माइनस का साइन। इसी तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की होल पावर में 3/2। कॉस एक्स की होल पावर में क्या आ रहा है भैया? सिंपल तरीके से 3/2, और बाहर डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। अब फाइनली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है पावर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो cos x की पावर देखो नेगेटिव का हाफ है, अगर मुझे इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे मालूम है भैया cos का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव का sin x, तो बाहर पॉजिटिव का sin x है, इसका मतलब नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी cos x पे पावर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? बाहर इसका डेरिवेटिव होना जरूरी है, नेगेटिव का साइन जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे। तो भैया सिंपल तरीके से नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव से डिवाइड, या नेगेटिव नेगेटिव दो दफा लेकर आ जाओ, एक बाहर यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा और एक अंदर लेकर आ जाऊंगा। तो भैया क्या बन गया? ये हो गया cos x की पावर में नेगेटिव का हाफ
इंटू साइन एक्स, नेगेटिव का साइन एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स। देखो मैंने पहले वाली जो टर्म आ रही थी, जो पहली कंप्लीट टर्म आ रही थी, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करवाया। कैसे? कि मुझे मालूम है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का साइन। तो नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं नेगेटिव नेगेटिव दो दफा लेकर आ गया, एक बाहर रहने दिया और एक अंदर लेकर आ गया। सही है ना भैया? ये आसान भाषा में नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ऊपर वाला नेगेटिव वन को अंदर भेज दिया, बाहर वाला बाहर ही है। अच्छा भाई, सेम काम यहाँ पे करेंगे कि भाई सिंपल नेगेटिव को लेकर आ जाएंगे, तो नेगेटिव के वन से मल्टीप्लाई, नेगेटिव वन से डिवाइड। सही है ना भैया? तो क्या बन जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरे पास cos x की पावर में 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का sin x इंटू dx का dx एज इट इज। अब आपने काम क्या करना है, सिंपल तरीके से, अब चूंकि मेरे फंक्शन का, मेरी टर्म का बाहर डेरिवेटिव आ चुका है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू। अच्छा भाई, अब देखो हम लोग यहाँ पे अपने फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव जब बना चुके हैं, तो चूंकि अब हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, सिंस द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे एक वेरिएबल के ऊपर। तो भैया हम सपोज करवा लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, देखो जिस टर्म का बाहर डेरिवेटिव बना होता है, हमेशा उसी को सपोज करवाया जाता है। तो cos x का चूंकि बाहर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, तो हम इसको सपोज करवा लेंगे। फिर सिंपल तरीके से क्या लेते हैं मेरा बेटा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल तरीके से हमारे पास फॉर्म हो जाएगा किसके बराबर भैया सर, ये हो जाएगा हमारे पास, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का sin x। तो भैया मेरे पास dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, आसान तरीन भाषा में इसको ऐसे कर लो कि भाई मेरे पास dx जो नीचे डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो dy की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का sin x इंटू dx। किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव का sin x इंटू dx। है ना भैया? ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां तक का हो गया कंप्लीट। अब हम लोगों ने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हम तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे, जिस तरह हम अभी तक करते हुए आए थे। तो हम सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, नाउ putting all values in equation 1, now putting all values in equation number 1, यानी कि हम तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या बन जाएगी, नेगेटिव का इंटीग्रेशन cos x की जगह पे क्या आएगा, देखो हम लोगों ने सिंपल तरीके से cos x को किस पे रेप्लिकेट करवा दिया, हमने कहा कि cos x बराबर है y के, तो जहां जहां cos x आ रहा है वहां पे y आ जाएगा। तो y की होल पावर क्या बन गई, नेगेटिव का हाफ, और नेगेटिव का sin x इंटू dx इसके बराबर है, dy के बराबर है। सिमिलरली देखो आगे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, ये बन गया प्लस का साइन। आगे इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, फिर देखो बेटा cos x को हमने y के बराबर सपोज किया है, तो y का y होल पावर के अंदर 3/2 का 3/2, और नेगेटिव का sin x इंटू dx इसके बराबर आ जाएगा dy के। अब हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। नाउ वी विल सिंपली अप्लाई द इंटीग्रेशन हियर। तो बेटा इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। हम लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव का साइन इट इज इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि बेटा देखो आपके पास जिस टर्म पे भी पावर आ रही है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो पावर फॉर्मूला ये कहता है कि भैया पावर में करिएगा एक इजाफा ऊपर और उस वैल्यू को एक दफा नीचे भी लिख दोगे, सिंपल इज दैट। सेम गोज फॉर हियर, प्लस का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे भी पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेटा पावर फॉर्मूला क्या कहता है, फंक्शन को एज इट इज लिखो, पावर में कर दो एक इजाफा ऊपर और उसको एक दफा नीचे भी लिख दो, प्लस के सी के ऊपर आपका आंसर आ गया। इसको सिंपलीफाई करवा दो, सिंपलीफाई करवाओगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का y, नेगेटिव का हाफ प्लस का 1। देखो नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 सिंपल तरीके से पॉजिटिव के हाफ के बराबर होता है, ऊपर भी यही बन जाएगा नीचे भी यही बन जाएगा। सिमिलरली आगे क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस का 1, 3/2 प्लस का 1 के मतलब क्या भैया, y की पावर के अंदर 5/2। सिमिलरली नीचे भी क्या आ जाएगा, 5/2। आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हो, ये आ रहा होगा। इसको अगर मैं फर्दर सिंपलीफाई करवाऊं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नीचे वाला 2 नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा, 5/2 भी ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इट शुड बिकम नेगेटिव का 2/1 इंटू वाई की पावर में हाफ। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाई की पावर में 5/2 प्लस का c। अब हमने करना क्या है, सिंपल तरीके से लास्ट में अपनी वैल्यूज को रेप्लिकेट करवा देंगे, रिप्लेस बैक करवा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग, नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y, क्या लिखेंगे बेटा, नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y, नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y। तो लास्ट में हम अपनी y की वैल्यू को रिप्लेस बैक करवा देंगे। हमने y को सपोज करवाया था cos x के बराबर, तो लास्ट के अंदर जहां जहां y आ रहा है वहां पे उसको वापस से क्या करवा दिया जाएगा बेटा, रिप्लेस बैक करवा दिया जाएगा। सिंपल तरीके से y को रिप्लेस बैक करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय 1, y की जगह पे आ जाएगा cos x होल पावर के अंदर हाफ का हाफ, प्लस का आगे क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, और y की जगह पे क्या आ जाएगा cos x होल पावर में आ जाएगा 5/2, प्लस के c के ऊपर फाइनली
इस क्वेश्चन का हमारे आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बेटा क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है भाई, क्या चिंता की बात है। सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन cos की पावर 5x into sin की पावर 7x into dx। एग्जामिनर कहता है कि भैया हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों टर्म्स जो आ रही हैं वो ऑड पावर बेस्ड आ रही हैं। तो बेटा देखो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी दोनों टर्म्स इवन पावर्स की आ जाए, दोनों टर्म्स ऑड पावर की आ जाए, तो यूजुअली हमारी कोशिश ये होती है कि भैया ऑड पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व तो करेंगे, मगर किसको सॉल्व करें। अब जहन में क्वेश्चन आता है सर दोनों ऑड पावर्स की आ रही है, किसको पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करें, सर किसकी पावर को ब्रेक करवाएं। तो यूजुअली एक तरीका ये होता है कि यार देखो जिसकी पावर छोटी आ रही है ना उसको लेके चल लो। तो भैया देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन cos की पावर 5x इंटू साइन की पावर 7x इंटू dx का dx। तो मुझे दिख रहा है छोटी पावर किसकी है, cos की पावर 5x की है। तो मेरी कोशिश क्या होगी भैया, इसको ब्रेक डाउन करने की, इसको लेके चलने की। अब कैसे लेके चलेंगे भाई, कैसे सिंप्लीफाई करवाऊं इसको, बहुत सिंपल है कि बेटा देखो अगर मैं इसकी पावर को ब्रेक करवाऊंगा तो ऑब्वियसली बन जाएगा cos की पावर 4x इंटू cos x। आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा सिंपल साइन की पावर 7x इंटू dx का dx। हमने क्या करना है, इसकी पावर्स को ब्रेक डाउन करवा देना है। अब देखो कैसे ब्रेक डाउन करवाएंगे, बहुत सिंपल है। हमें मालूम है भाई मैथ्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पावर को ब्रेक डाउन करने का, सिंपल पावर को ब्रेक डाउन करवाया जाएगा। तो बेटा कैसे करवाएंगे, देखो cos की पावर 4x आ रहा है, सबसे पहले तो मैं इसको स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक कर देता हूं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है कि अगर भैया पावर कहीं पे ज्यादा बड़ी आ रही हो तो आप सिंपल उसको ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई है ना भैया, पावर पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो a की पावर 6 को a की पावर क्यूब का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, बात तो एक ही बनती है। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। तो सेम काम हम लोगों ने देखो यहाँ पे परफॉर्म कर दिया, सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। ताकि इससे फायदा क्या होगा, यहां पे मैं सिंपल फॉर्मूला को अप्लाई करवा सकूंगा। और देखो बाहर क्या मौजूद है, बाहर आ रहा है मेरे पास cos x इंटू साइन की पावर में 7x इंटू dx। अब देखो क्या करना है, अब अगेन बहुत सिंपल सा एक काम है कि बेटा हम लोग यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। हमें मालूम है एज वी नो डेट हमें ये बात मालूम है कि भैया cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि भाई देखो हमें मालूम है कि हमारे पास सिंपल तरीके से cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के, सही है ना भैया। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बेटा मैं सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाय होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा साइन की पावर 7x इंटू dx। अब देखो भैया ये क्या बन गया, ये बन गया मैंने सिंपल तरीके से cos स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा, बाय द वे 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। और बाहर क्या आ रहा है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें मालूम है एज वी नो डेट a माइनस के b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पावर आ रही है किस पे अप्लाई हो रही है, इस पूरी टर्म पे हो रही है ना, ये पूरी टर्म क्या प्लस माइनस की फॉर्म में है। तो भैया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर के। तो हम बेसिकली इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये मेरी जो पहली टर्म आ रही है ये a के बराबर है और ये कंप्लीट टर्म b के बराबर है। तो फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस का साइन आगे क्या हो जाएगा भैया 2 का 2 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, b की वैल्यू बराबर है हमारे पास किसके, साइन स्क्वायर x के, आगे क्या है प्लस का b स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, b बराबर है साइन स्क्वायर x के, बाहर उसका होल स्क्वायर आ गया, सही है ना भैया। और सबसे बाहर क्या आ रहा है, जो बाहर cos x इंटू साइन की पावर में 7x इंटू dx का dx एज इट इज। तो भाई ये क्या स्टेप किया, किसी को समझ में नहीं आता समझ लो बेटा। देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने सबसे पहला काम क्या करा, cos की पावर 4x से हमने इसको पावर पावर को ब्रेक डाउन करवा दिया ताकि क्या बन जाए, cos स्क्वायर x और बाहर स्क्वायर चला गया। फिर cos स्क्वायर x को रिप्लेस करवा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर x से, और बाहर जो स्क्वायर था इसको ओपन करवाने के लिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर। तो भैया मेरा फुल एंड फाइनली क्वेश्चन क्या सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो 1 का 1 एज इट इज, आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से प्लस का साइन। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर है तो पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम साइन की पावर 4x। और बाहर क्या एग्जिस्ट कर रहा था, बाहर एग्जिस्ट कर रहा था cos x इंटू साइन की पावर में 7x इंटू dx। अब देखो हमने काम क्या करना है, अब सिंपल तरीके से हम लोग इस अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे, तो बाहर जो भी टर्म एग्जिस्ट कर रही है, बाहर जो टर्म एग्जिस्ट कर रही है जब ब्रैकेट ओपन
ओपन होगा, अंदर वाली तमाम टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है ना भैया? ये cos x इंटू साइन की पावर 7x एक दफा 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक दफा इससे मल्टीप्लाई होगा, एक दफा इससे मल्टीप्लाई होगा, सिंपल इज दैट। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, एक दफा ये बन जाएगा हमारे पास cos x, सिंपल जब 1 से मल्टीप्लाई होगा भाई, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई वो एज इट इज रहती है, तो cos x इंटू साइन की पावर 7x है ना भैया। आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 2 एज इट इज का एज इट इज, cos x इंटू साइन की पावर 7x जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये नेगेटिव का 2 एज इट इज, cos x का cos x एज इट इज। जब साइन स्क्वायर और साइन की पावर 7x आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई द बेसिस आर सेम द पावर ऑलवेज ऐड, तो क्या बन जाएगा 7 प्लस 2, साथ में 2 का इजाफा 9, यानी कि क्या बन जाएगा साइन की पावर में 9x। आगे क्या हो जाएगा बेटा? cos x इंटू साइन की पावर 7x जब साइन की पावर 4x से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो प्लस का cos x का cos x एज इट इज, साइन की पावर 7x जब साइन की पावर 4x से मल्टीप्लाई होगा तो साथ में 4 का इजाफा, साथ में 4 करोगे तो मेरा बेटा क्या बनता है? 11 बनता है। तो क्या बन जाएगा? साइन की पावर 11x इंटू dx का dx। अब फाइनली हम लोग क्या काम करेंगे? इंटीग्रेशन को तमाम इंडिविजुअल टर्म्स में साइंड कर देंगे। देखो बहुत सिंपल सा स्टेप किया हमने, सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन करवाया। जब हमारा ये ब्रैकेट ओपन होगा तो बेटा बाहर जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो अंदर वाली तमाम टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई हुई तो एरर लिखी जाएगी। जब नेगेटिव के 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो देखो नेगेटिव का 2 और यहाँ वाला cos x का cos x एज इट इज। और जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो जाहिर सी बात दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक ही बार लिखा जाएगा। सिमिलरली हमने साइन की पावर 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल तरीके से बेटा क्या करना है? सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे? क्या ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन तमाम टर्म्स के पास चली जाएगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ही क्या है, हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंटीग्रेशन को तमाम टर्म्स के पास इंडिविजुअली शेयर कर देना है। तो बेटा इंटीग्रेशन एक दफा चली जाएगी cos x इंटू साइन की पावर में 7x इंटू dx के पास, फिर इंटीग्रेशन एक बार चली जाएगी 2 cos x और साइन की पावर के अंदर 9x इंटू dx के पास, फिर इंटीग्रेशन एक दफा चली जाएगी मेरा प्यारा बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से cos x इंटू साइन की पावर के अंदर 11x इंटू dx के पास। इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सर इक्वेशन नंबर 1 का नाम क्यों दिया? क्या हमारे बेस का बाहर डेरिवेटिव बन रहा है? क्या हमारा इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरा बेटा। अगर आप और से देखो कि भाई अब हमने इंटीग्रेशन को तमाम इंडिविजुअल टर्म्स से शेयर कर दिया, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी? देखो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को तमाम टर्म्स से शेयर कर दिया था। अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई साइन के ऊपर पावर आ रही है, और अगर मैं यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो भैया मेरे पास पावर का, जिस टर्म पे पावर आ रही है उसकी बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है। सिमिलरली देखो यहाँ पे साइन की पावर 9x है, तो क्या मेरा बेटा बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है? cos x, बिल्कुल करता है, इसका मतलब डेरिवेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे भी डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। जिस टर्म का बाहर डेरिवेटिव होता है उसको y पे सपोज करवाएंगे, तो क्या लिखूंगा मैं? लेट y इज इक्वल टू साइन x, लेट y इज इक्वल टू साइन x। सिंपल तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जो अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x के बराबर। ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास dy की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? dy की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपली cos x इंटू dx के बराबर। हमारे पास सिंपल तरीके से dy की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? cos x इंटू dx के बराबर। सही है ना भैया? तो ये हमारे पास dy की वैल्यू आ गई। नॉर्मल सी चीज है मेरा बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस बैक करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे। तो बेटा देखो हमारे पास साइन को हमने किस चीज को सपोज करवाया था? साइन एक्स को y के बराबर। तो भैया सिंपल तरीके से साइन एक्स की जगह पे y आ गया, उसकी पावर क्या है? 7 के बराबर। और cos x इंटू dx क्या हो जाएगा? cos x इंटू dx को हमने dy के बराबर का है, तो यहाँ पे dy का dy आ गया। सही है ना भैया? आगे देखो ये जो 2 आ रहा है, ये 2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। इस 2 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूं। देखो अगेन यहाँ पे साइन एक्स को हमने y के बराबर सपोज किया, तो y की पावर में क्या बन गया? 9 बन गया। और cos x इंटू dx क्या हो गया हमारे पास? dy के बराबर हो गया। आगे क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा? बहुत सिंपल है कि भैया देखो अगेन हमारे पास साइन की पावर में क्या है? 11 है। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? प्लस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, साइन x को हमने y के बराबर सपोज किया है, तो y की पावर में 11 आ गया। और cos x इंटू dx किसके बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा dy के बराबर। अब यहाँ पे आप इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लोगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? बाय यूजिंग सिंपल पावर फॉर्मूला। हमें मालूम है भैया इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया अगर बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है
है, सिंपल पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे भी लिखोगे भैया जी। तो क्या बन जाएगा पावर फॉर्मूले के तहत, ये पावर फॉर्मूला कहता है फंक्शन को एज इट इज लिखो, पावर में एक इजाफा करूंगा ऊपर 8 बन जाएगा, नीचे भी लिखा जाएगा। फिर आगे माइनस का साइन एज इट इज, 2 का 2 एज इट इज। इंटीग्रेशन y की पावर 9 पे कैसे अप्लाई करूंगा, अगेन यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर में एक इजाफा करेंगे बेटा ऊपर, उसको एक दफा नीचे भी लिखेंगे भैया, पावर में एक इजाफा करेंगे ऊपर 10 बन गया, नीचे भी लिखा जाएगा 10। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे मेरा बेटा, यहाँ पे देखो y की पावर 11 आ रहा है, तो यहाँ पे भी पावर फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे मेरा बेटा, बेस का बार डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो बेटा क्या बन जाएगा, पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे भी लिख दिया जाएगा। जब इंटीग्रेशन तमाम की तमाम पूरे क्वेश्चन से रिमूव हो जाती है, तब प्लस का सी लगाया जाता है, इट इज इंटीग्रल कांस्टेंट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, बल्कि सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में ही है, हाँ ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 5 10 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली, y डिवाइडेड बाय 8 होल, इसकी पावर में 8 है, माइनस का y की पावर 10, इसकी डिवीजन में 5 था, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का y की पावर में 12, इसकी डिवीजन में 12 मौजूद है, प्लस का c एज इट इज। लास्ट में वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे भैया रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y, रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y। तो लास्ट में बेटा क्या करना है, वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवाना है, तो क्या लिखेंगे, replacing back the value of y, replacing back the value of y, replacing back the value of y। तो भैया सिंपल तरीके से वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवाना है। तो भैया y की वैल्यू देखो किसके बराबर है, y बराबर है हमारे पास सिंपल तरीके से किसके, sin x के बराबर है। तो जहां जहां y आ रहा है वहां sin x आ जाएगा, तो व्हाट इट विल बिकम sin x की होल पावर में 8 डिवाइडेड बाय 8, माइनस का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, sin x की पावर में 10 डिवाइडेड बाय 5, आगे क्या हो जाएगा, प्लस का y की जगह पे अगेन sin x आ जाएगा, sin x की पावर में 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस के c के ऊपर, फाइनली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो देखने में कितना मुश्किल लगता है, बट है कितने मजे का क्वेश्चन है, देखने में कितना मुश्किल क्वेश्चन लगता है, बट आप खुद देखो कितने ही मजे का क्वेश्चन है, तरीके से सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। मुझे बताइए बेटा इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई परेशानी की बात। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 का एक एक पार्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, पेपर में 4 नंबर के लिए शॉर्ट के अंदर लॉन्ग के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तरीके से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, एक एक लाइन को लिखना है, जो मैं लाइन आपको लिखवा रहा होता हूं। अगर आप चाहते हो आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर है, तो बेटा स्टेप्स को लाजमी फॉलो अप करना है आपने। अब देखो बेटा आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7, एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन sin क्यूब x into cos क्यूब x into dx, एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करना है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बेटा सिंपल तरीके से हमें साफ तौर पे दिख रहा है, अब साइन के ऊपर भी ऑड पावर है, कॉस पे भी ऑड पावर है, दोनों सिमिलर किस्म की आ रही हैं, तो अब आप किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। यानी कि हम लोग क्या करेंगे भैया, आप किसी भी एक वैल्यू को उठाएंगे और उसको सिंपल तरीके से पावर ब्रेक करवाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करवाएंगे, इंटीग्रेशन के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दिया, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है कि क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख दिया। अब देखो सेकंड नंबर के ऊपर बेटा हमने क्या करना है, सिंपल तरीके से किसी भी एक टर्म की आप पावर को ब्रेक करवा दो, तो क्या बन जाएगा, लेट सपोज मैं sin क्यूब x की पावर को ब्रेक करवा रहा हूं, तो बेटा ये बन जाएगा sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, देखो आगे क्या होगा, cos क्यूब x इंटू dx का dx एज इट इज, है ना बेटा। अब देखो हमें काम क्या करना है, हमें बहुत ही सिंपल सा काम करना है। अब सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे, तो क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है भाई, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो जहां जहां साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि देखो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, इंटू देखो बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद है इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। अब देखो जाहिर सी बात है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर वाली तमाम की तमाम टर्म्स अंदर वाली टर्म्स आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो बेटा सिंपल वे में क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, और आगे क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के बाद इंटीग्रेशन जब कॉस स्क्वायर एक्स पे अप्लाई हो रही होगी, और ये वाली टर्म इससे भी आके मल्टीप्लाई होगी, तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स। तो बेटा इस स्टेप में देखो हमने क्या काम करा भाई, बहुत ही सिंपल सा काम करा। देखो ये जो ब्रैकेट था, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रही होगी, और बाहर जो ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ये भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो भाई देखो सबसे पहले ये पूरी टर्म जो sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स है, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगी भाई 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई हुई तो ये टर्म बन गई। फिर माइनस का साइन, क्योंकि देखो बीच में क्या माइनस का साइन है, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने साथ ही अप्लाई करवा दी, तो इंटीग्रेशन भी इस पूरी टर्म पे अप्लाई हो रही है।
माइनस का साइन एज इट इज। अब ये कंप्लीट टर्म जाके कॉस स्क्वायर एक्स पे अप्लाई होगी, तो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर जब ये बाहर वाली टर्म जाके मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, देखो साइन एक्स का साइन एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस क्यूब एक्स जब कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो व्हाट विल बिकम कॉस की पावर 5x। अब आगे हमने वही काम करना है कि भाई मैं सिंपल तरीके से देखूंगा कि जिस टर्म पे पावर आ रही है आया उसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, भाई कॉस पे पावर आ रही है, कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का साइन, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव लाना पड़ेगा। सिमिलरली देखो कॉस की पावर 5 आ रहा है, नेगेटिव का साइन तो नहीं है तो लाना पड़ेगा। तो भैया सिंपल तरीके से -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के अब ला सकते हैं। तो भैया क्या बन गया, ये देखो cos क्यूब एक्स का cos क्यूब एक्स एज इट इज, और हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि सिंपल तरीके से एक नेगेटिव साइन लेकर आ गए। सही है ना भाई, सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। तो भाई -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लो, या आसान भाषा के अंदर -1 को 2 दफा मल्टीप्लाई करवा दो, वो भी पॉजिटिव के बराबर होता है, वो भी सेम तरीके कार है। तो भाई -1 एक यहाँ पे लेकर आ गया मैं, और एक आगे लेकर आ जाऊंगा। तो भाई आगे मेरे पास देखो पहले से क्या है, हमारे पास किसके ऊपर पावर आ रही है, cos की पावर 5x है। तो भैया सिंपल तरीके से देखो cos की पावर 5x है 5x, और सिंपल एक नेगेटिव साइन में sin x के साथ लेकर आ गया, बाय dx का dx एज इट इज है। अब आपने करना क्या है भैया, सिंपल तरीके से उसको एक बार सिंपलीफाई करवा के पहले लिख देते हैं। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का इंटीग्रेशन cos क्यूब x, और बाहर क्या है, बाहर हमारे पास आ रहा है नेगेटिव का sin x इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन का सिंबल cos की पावर 5x इंटू नेगेटिव का साइन एक्स इंटू नेगेटिव का साइन एक्स, बाहर dx का dx है। इसको हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और अब देखो हमने काम क्या करना है भाई, सिंपल सा काम है, भाई इस टर्म का भी बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि इस टर्म का भी बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप सिंपल तरीके से भैया y के बराबर सपोज करवा लोगे जिसका बाहर डेरिवेटिव आ रहा होगा, तो लेट y इज इक्वल टू cos क्यूब x कर दोगे, डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, y dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे, dy v की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इक्वेशन को नंबर 1 में तमाम वैल्यूज को प्लॉट करोगे, सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और लास्ट में वापस आंसर लिख दोगे जो कि आपके पास आ रहा होगा, माइनस का cos की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4, आगे आ जाएगा प्लस का cos की पावर 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस का c। तो ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल 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 आंसर होगा, है ना भैया जी। सिंपल तरीके से क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, वो तमाम बच्चे जो इस क्वेश्चन के अंदर एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, वो तमाम बच्चे जो हमारे पास cos ट्यूब को ओपन करवाएंगे, तो उनका आंसर साइन की फॉर्म में आ रहा होगा। दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बोलता है सर आपने यहाँ पे साइन क्यूब को ब्रेक करवाया ना, अगर हम cos क्यूब को ब्रेक करवाएं तो भाई cos क्यूब को भी आप ब्रेक करवा सकते हो, नॉट अ बिग डील। अगर आप cos क्यूब को ब्रेक करवाओगे तो cos स्क्वायर इंटू cos में कन्वर्ट होगा, फिर cos स्क्वायर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका लास्ट में जो आंसर आ रहा होगा वो साइन की रिस्पेक्ट से आ रहा होगा। तो दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, क्योंकि भैया आपके पास cos की वैल्यू भी आ रही है, साइन की भी आ रही है। तो इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की यही खूबसूरती होती है कि भैया फॉर्मूलाज जब हम अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली किसी की भी रिस्पेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉर्मूला का जो आंसर होता है इट कैन बी चेंज, ये वेरी कर सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको साइन क्यूब एक्स पे करवाया, आप इसी क्वेश्चन को अगर cos क्यूब एक्स पे करोगे तो आपका आंसर साइन की फॉर्मेट में आ रहा होगा। दोनों सूरतों में आंसर्स क्या है, करेक्ट है मेरा प्यारा बेटा। क्लियर है भैया, यहां तक की बात क्लियर होती है तमाम स्टूडेंट्स को, कोई मसले की बात बेटा। वो तमाम शागिर्द जो मुझसे पढ़ रहे हैं, तो बेटा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऑल्दो किताब में एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिलहाल, मगर मैं क्वेश्चन फिर भी आपसे कहूंगा सॉल्व करना है, क्योंकि मेरा बेटा ये क्वेश्चन या तो साइन की पावर 4x के ऊपर, या फिर सेम क्वेश्चन cos की पावर 4x के ऊपर बहुत दफा पेपर में पूछा जाता है, और आपके पेपर में आने की भी चांसेस 100% के हैं। तो भाई साइन की पावर 4 मैं सॉल्व करवा रहा हूं, cos की पावर 4 आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी साइन या cos के ऊपर अगर हायर पावर आ रही होती है, वी ऑलवेज सॉल्व बाय यूजिंग द डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला, डबल एंगल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पेपर में बहुत पूछा जाता है, 4 नंबर के अंदर डिटेल के अंदर बहुत आएगा। तो ऑल्दो पेपर में क्वेश्चन बुक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो भाई सबसे पहला काम देखो, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अगेन आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देना है। अब देखो साइन की पावर 4 है, तो इसका मतलब, तो भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज लिख दिया। अब जरा बात को समझिएगा, मैंने आपसे क्या कॉन्सेप्ट दिया था, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए तो भैया हमेशा हम यूज करते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला। डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या कहता है, डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला हमसे कहता है कि भैया कभी भी साइन या कॉस पे अगर बड़ी पावर आ रही हो तो हमेशा, और इवन पावर आ रही हो स्पेशली इवन पावर, तो इवन पावर के लिए डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सिर्फ स्क्वायर के लिए एग्जिस्ट करता है। ये होता है 1 माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और cos स्क्वायर के लिए क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर थीटा के लिए होता है फॉर्मूला 1 प्लस का
cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जरा बात को अब समझते हैं। देखो कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर बड़ी इवन पावर आ जाए तो हमेशा क्या यूज करेंगे, डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला। अब देखो चाहे मेरे पास साइन की पावर 4 है चाहे कॉस की पावर 4 है, दोनों को करने का सॉल्व करने तरीकेकार एक ही है कि देखो साइन की पावर 4 के ऊपर मैं कुछ और अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे जाऊंगा ना पावर को ब्रेक करके, वो बहुत मुश्किल मेथड बन जाएगा। आपने उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए अजाब बन जाएगा। इसलिए आसान शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया, कभी भी साइन या कॉस पे इवन पावर हो यू कैन ऑलवेज यूज दी डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला। सही है ना भैया। अब देखो डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला पे कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं सिंपल तरीके से इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं। तो बेटा देखो मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिख देता हूं। सबसे पहले मैं पावर्स को ब्रेक डाउन सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि भैया मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या करा, पावर्स को ब्रेक डाउन कर दिया। तो बेटा ब्रेक डाउन करके क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। ये काम हमने क्यों करा, क्योंकि देखो अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है, अभी क्वेश्चन आ रहा है साइन की पावर 4 के लिए या फिर कॉस की पावर 4 के लिए, या साइन की पावर 6 या कॉस की पावर 6 आ जाए। देखो कभी भी अगर हायर इवन पावर आ रही होगी ना, यू कैन नॉट सॉल्व इट बाय यूजिंग जस्ट द पाइथागोरस थ्योरम और जस्ट बाय ब्रेकिंग द पावर। हमें वहां पे अल्टीमेटली अप्लाई क्या करना है, डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला। अब चूंकि ये फॉर्मूला सिर्फ स्क्वायर के लिए एग्जिस्ट करते तो अभी पावर 4 थी, हमने क्या करा इसलिए पावर को ब्रेक डाउन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर भी, इस वाले साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर भी। तो बेटा पहले वाले साइन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 1 माइनस का cos 2x, 1 माइनस का cos 2 का 2, ये 2 एंगल का होता है। और ये यहाँ पे क्या आता है, जो भी आपका एंगल होता है वो यहाँ पे आ जाता है। नीचे डिवीजन में भी क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का cos 2 फॉर्मूले का, x का मतलब क्या आपका एंगल, जो भी एंगल होगा यहाँ पे आ जाएगा। सर 2 का 2 डिवीजन में एज इट इज आ गया, dx का dx एज इट इज। अब हमने करना क्या है, देखो मुझे साफ तौर पे देख रहा है, सबसे पहले तो ये दो दफा जो नीचे 2 हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बन जाएगा। इसको यहां से हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/4 को मैंने बाहर निकाल दिया। ऊपर देखो ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मौजूद है 1 माइनस का cos 2x, और क्या है फिर आगे है 1 माइनस का cos 2x, है ना। बाहर क्या मौजूद है, dx का dx एज इट इज। सही है। अब देखो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कहीं पे भी दुनिया में a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसके बराबर होता है, बेटा ये बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। सिमिलरली यहाँ पे गौर से देखो, अगर मेरे पास ये 1/4 का 1/4 बाहर एज इट इज, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2 किसके बराबर आ जाएगा, बेटा ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x के होल स्क्वायर के। किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे आप सिंपल a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो 1/4 का 1/4 इंटीग्रेशन का सिंबल क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू कॉस 2x, और फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सिंपल प्लस के साइन के बाद cos 2x का होल स्क्वायर इंटू dx का dx एज इट इज। सही है ना बेटा, क्या हो गया, dx का dx एज इट इज। सर ये क्या काम करा आपने, अरे मेरा बेटा सिंपल हम लोगों ने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करा। बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये बराबर होता है ना a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो देखो ये आपकी a है, ये आपका b है, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, सिंपल इज दैट। अब क्या करेंगे भैया, सिंपलीफाई फर्दर कैसे करेंगे मेरा प्यारा बेटा, बहुत सिंपल है कि भैया देखो बाहर क्या मौजूद है, 1/4 का 1/4, फिर मैं बड़ा ब्रैकेट एक लगा देता हूं। अब देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इंटीग्रेशन साहब बारी बारी जाके तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, इंटीग्रेशन साहब बारी बारी जाके तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो गौर से बात समझिएगा, इंटीग्रेशन एक दफा 1 के ऊपर चला जाएगा, फिर देखो मेरा प्यारा बेटा इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगा इस cos 2x, और ये 2 जो पहले लिखा हुआ था मैंने बाद में लिख दिया, अभी आपको समझ में आएगा क्यों लिखा, सही है ना। आगे सिंपल प्लस के साइन के बाद इंटीग्रेशन एक दफा इस cos स्क्वायर 2x के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा इंटू dx का dx। भाई क्या काम किया जरा गौर से देखो, हमने सिंपल तरीके से a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करवाया, a का स्क्वायर माइनस के 2b प्लस b का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन को बारी बारी तमाम टर्म्स के ऊपर शेयर कर दिया, इंटीग्रेशन 1 पे भी गया, इंटीग्रेशन इस 2 cos 2x के ऊपर भी गया, क्योंकि देखो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप cos 2x को पहले लिखो या 2 को पहले लिखो, बात एक ही है। और फिर इंटीग्रेशन इस cos स्क्वायर 2x पे भी गया। हो सकता है कि बच्चा सोच रहा, सर ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो सर ये 4x बन जाएगा ना। कुछ बच्चे मासूम से होते हैं, ऐसा सोच लेते हैं भैया उनके लिए, जैसे हाशिम एक मासूम सा बच्चा है, उसके लिए बोलेंगे सर देखें सर जब पावर ओपन होगी तो सर ये भी तो चेंज हो जाएगा ना, cos 4x स्क्वायर बन जाएगा। अरे नहीं भाई नहीं होगा चेंज, क्योंकि देखो ये होल टर्म का स्क्वायर है, होल टर्म का स्क्वायर हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे जाता है। ये 2x क्या है, एंगल है, एंगल पे चेंज थोड़ी पड़ता है मेरा बेटा, एंगल पे चेंज थोड़ी आता है। खुद सोचो, अकल को हाथ मारो कि भैया अगर मेरे पास लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है साइन एक्स और बाहर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ना मेरा बेटा। सेम गोज फॉर हियर। तो भैया सिंपल तरीके से हमने इंटीग्रेशन को बारी बारी तमाम टर्म्स के ऊपर
सेंड कर दिया। अब देखो बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद है 1/4 का 1/4, और इंटीग्रेशन को आप बारी बारी अप्लाई करवाना स्टार्ट कर सकते हो। मगर आसान तरीका क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को भी मजीद समझो कि देखो अभी मैं फर्स्ट टर्म पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। सेकंड टर्म के ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं, मगर थर्ड टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि देखो यहां पे दोबारा से क्या बन गया, cos 2x का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर 2x। इसका मतलब क्या है, cos के ऊपर पावर आ रही है और इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला फेल हो जाता है अगर बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो। तो cos 2x का तो बाहर डेरिवेटिव नहीं है 2 sin x sin 2x, यानी कि बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि भैया यहां पे दोबारा से एक इवन पावर आ रही है cos के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि बेटा यहां पे दोबारा से हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला। दैट्स द रीजन ये क्वेश्चन $1 बिलियन का है, बेतहाशा दफा पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो भैया अभी इंटीग्रेशन को अप्लाई नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन को एक साथ ही अप्लाई करेंगे ताकि जिंदगी आसान बन जाए। तो भैया यहां पे ये वाली टर्म्स को मैं एज इट इज रहने देता हूं, इनको नहीं छेड़ता। इन टर्म्स को एज इट इज रहने देते हैं, इनको नहीं छेड़ते। आगे चलते हैं। देखो यहां पे मैं क्यों इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी कॉस के ऊपर एक इवन पावर आ रही है और कॉस पे हायर पावर आ रही है। सिंपल कॉस नहीं एग्जिस्ट कर रहा, अगर सिंपल कॉस एग्जिस्ट कर रहा होता तो कॉस का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगता, वो भी फेल हो गया, पावर फॉर्मूला भी फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए दोबारा से डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो भैया डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस के लिए डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 प्लस का cos 2। ये 2 किसका है, एंगल का है। आगे जो भी आपका एंगल आ रहा होता है वो लिखा जाता है। देखो यहां पे इस cos का एंगल क्या है, 2x है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। नीचे डिवीजन के अंदर 2 फॉर्मूले का आ गया, बाहर dx का dx एज इट इज का एज इट इज। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, एप्टीट्यूड लेवल पे भी बहुत आता है, मगर वहां पे करवाने की शॉर्टकट होता है, विद इन सेकंड्स का चुटकी बजा के वहां पे आंसर निकाल लेता है बच्चा। तो भैया एप्टीट्यूड का न्यू बैच 2 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल दिखी हुई है। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बन गया, बाहर एग्जिस्ट कर रहा है 1/4 का 1/4, इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई हो रही है, सिंपल है अभी अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से cos 2x इंटू 2 इंटू dx पे अप्लाई हो रही है, सिंपल है, प्लस का साइन। अब देखो अगेन ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको बाहर निकाल देते हैं भैया, तो हाफ का हाफ हो गया। इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है, ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया 1 प्लस का cos 4x, बाहर dx का dx एज इट इज। हो सकता है कोई मासूम सा बच्चा बोले सर इस 2 से ये वाला 2 है, ये वाला 2 कट नहीं सकता। तो बेटा नहीं कट सकता, उसके पीछे रीजन क्या है, ये दोनों टर्म्स जो है cos का एंगल है, जबकि नीचे वाला 2 जो है बेटा डिवीजन में कांस्टेंट नंबर है, तो कभी भी एंगल बाहर की वैल्यू से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। तो आगे क्या बन जाएगा, अभी कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड कर देंगे। क्या मसले की बात है भैया, देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 का 1/4, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, इंटीग्रेशन 1 के ऊपर एडिटिव चली गई, फिर इंटीग्रेशन मेरे पास cos 2x इंटू 2 के ऊपर चली गई। आप चाहें तो ऊपर सिंप्लीफाई करवा सकते हैं बाकी टर्म्स को, मैंने इसलिए नहीं करवाया कि एक साथ ही इंटीग्रेशन अप्लाई करवाना ज्यादा आसान रहता है। प्लस का हाफ एडिटिव का एडिटिव। अब देखो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन एक दफा चली जाएगी 1 के ऊपर, फिर एक दफा इंटीग्रेशन हमारे पास चली जाएगी इस cos 4x इंटू dx के ऊपर, इस cos 4x इंटू dx के ऊपर, सही है ना। और ये ब्रैकेट मैंने ऑफ कर दिया, बाहर बड़ा वाला ब्रैकेट भी ऑफ कर दिया, सही है ना भैया। अब इसको फाइनली इंटीग्रेशन अप्लाई करने पे जा सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, देखो 1/4 का 1/4, होल ब्रैकेट का होल ब्रैकेट, इंटीग्रेशन 1 की क्या होती है, देखो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे होंगे वेरिएबल आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज। अब देखो cos 2x की इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, अब बच्चे क्या होते हैं, उतावले हो रहे होते हैं, सर इतनी मेहनत कर ली अब तो फौरन इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। मेरा बेटा cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या कहता है कि एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो 2x मेरा एंगल है, उसका डेरिवेटिव बाहर वैसे ही कंप्लीट हो रहा है, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन में cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव का साइन, जो भी cos का एंगल आ रहा है वो एडिटिव आ जाएगा, ये भी सॉल्व हो गया। आगे क्या है, प्लस का हाफ एडिटिव का एडिटिव, फिर ब्रैकेट आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 किसके बराबर होता है, 1 की इंटीग्रेशन सिंपल x होगी, क्योंकि देखो x वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो x का x आ गया। आगे देखो आगे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है cos 4x के ऊपर, और बाहर एंगल का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे। तो पहला काम क्या करना है मेरा बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम फाइनली डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली अब इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात। अब देखो क्या बन गया, ये हो गया मेरे पास सिंपल बाहर 1/4 का 1/4, x का x एज इट इज, माइनस का साइन, आगे साइन 2x का साइन 2x,
प्लस का हाफ एज इट इज का एज इट इज। अब देखो भैया सिंपल x का x प्लस का 1/4 एज इट इज का एज इट इज। अब इंटीग्रेशन जब cos 4x पे अप्लाई होगी तो देखो एंगल का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है पॉजिटिव का साइन, और जो भी cos का एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज साइन का बन जाएगा। अब फाइनली पूरे क्वेश्चन से तमाम इंटीग्रेशन का सिंबल रिमूव हो गए, तो प्लस का c आ सकता है। अब आप इसको तरीके से बैठ के सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो, ये बाहर जो 1/4 एग्जिस्ट कर रहा है ये अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा। देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये 1/4 अंदर वाली तमाम टर्म से आगे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 4। आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन 2x। आगे क्या होगा, देखो ये 1/4 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 1/8, और फिर ये 1/8 अंदर वाली तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा। बात समझ रहे हो कि 1/4 इस 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा ना, इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो और ये हाफ अंदर वाली तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन गया 1/4 इंटू 1/2 इज 1/8, तो 1/8 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 8, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 4 दर क्या होता है, 8 4 दर हमारे पास होता है 32 के बराबर। आगे क्या आ गया, आगे आ गया हमारे पास सिंपल साइन 4x का साइन 4x प्लस का c एज इट इज। तो इस तरीके से फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। बेटा इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है किताब के अलावा, तो उसके पीछे लॉजिक क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है साइन की पावर 4x, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर हायर इवन पावर आ रही होंगी, वी ऑलवेज यूज द डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला। मगर डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला सिर्फ स्क्वायर के लिए होता है, पावर 4 के लिए नहीं होता, पावर 6 के लिए नहीं होता। तो अगर बड़ी पावर आ रही हो ना इवन के अंदर, तो हम पावर को ब्रेक करवाते हैं और फिर सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करने पे जाते हैं। तो हमने क्या करा, पावर को ब्रेक करवाया और फिर डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूले को अप्लाई कर दिया इधर भी इधर भी। तो देखो नीचे मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नीचे मेरे पास स्क्वायर आ रहा था, तो जो नीचे 2 2 आ रहा था ना, इस 2 को हमने उठा के मल्टीप्लाई करवा के बाहर निकाल दिया एक ही दफा। अब ये साथ साथ 2 चलता जा रहा है, और फिर आगे क्या करा, देखो ऊपर मेरे पास बच रहा है 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या बन गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और जाहिर सी बात है अब जब 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर बन रहा है, तो वी नीड टू अप्लाई a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और फिर फाइनली इंटीग्रेशन को तमाम टर्म्स पे सेंड करा, इंटीग्रेशन को फिर बारी बारी तमाम टर्म्स पे सेंड करा। अब चाहते तो हम यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले सकते थे इन वैल्यूज की, आप चाहो तो आप ले सकते हो कि मसले की बात नहीं, साथ साथ चलाते रहोगे उसको, आपकी चॉइस है किस तरीके से भी करो ना। तो इंटीग्रेशन 1 पे आ गई, cos 2x 2 पे आ गई, और फिर इंटीग्रेशन देखो इस पूरी टर्म cos स्क्वायर 2x पे भी आ रही थी। अब देखो अगेन cos स्क्वायर की मैं इंटीग्रेशन ले नहीं सकता, तो हमने क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे दोबारा से डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूले को अप्लाई करा, दोबारा से अप्लाई करा, तो अप्लाई करने के ऊपर क्या होगा, देखो कैसे अप्लाई होता है डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला। डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर के लिए होता है 1 प्लस का cos 2 थीटा। अब ये थीटा का मतलब क्या है, एंगल, तुम्हारा जो भी ओरिजिनली cos स्क्वायर के अंदर एंगल आ रहा है ना, वो एंगल यहां पर आएगा। इस केस में मेरा एंगल क्या था 2x, तो एंगल 2x यहां पर आ गया, नीचे डिवीजन में फॉर्मूले का 2 एडिट का एडिट। अब सिंपलीफाई कर दिया, 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इसको बाहर निकाल दोगे, सही है ना भैया, ये बाहर चला गया, और मेरा सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन इन दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, एक दफा 1 पे अप्लाई होगी, एक दफा cos 4x पे अप्लाई होगी, और फिर बाकी हमने सिंपल तरीके से एक साथ ही सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर ली। 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, cos 2x की sin 2x हो गई, और 1 की इंटीग्रेशन x हो गई। अब देखो cos 4x की इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए 1/4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आए कि एंगल का बाहर इंटीग्रेशन फॉर्म हो सके, एंगल का बाहर डेरिवेटिव फॉर्म हो सके, ताकि वी कैन इवेंचुअली अप्लाई द इंटीग्रेशन, और इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो एक और पार्ट है वो क्या होता है, cos की पावर 4x के लिए, उस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करना है। इसको बेटा मैंने सॉल्व करके दिखाया, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, जो इसका सेकंड पार्ट आ रहा होगा, जो इसकी सेकंड वैल्यू आ रही होगी, वो आपने खुद से बैठ के सॉल्व करनी है, ताकि मुझे पता चले भाई आपको कितनी बात समझ में आई है। ये बात क्लियर होती है तमाम स्टूडेंट्स को कि भाई अब जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो आपने खुद से बैठ के सॉल्व करनी है। जब आप खुद से बैठ के सॉल्व करोगे तभी आपको वो चीज क्लियर होगी, उसमें खाली साइंस का डिफरेंट होगा, बाकी सारी कहानी सेम ही चल रही होगी। अच्छा तो बेटा अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 9 हो गया, पार्ट नंबर 10 हो गया। ये एक स्पेशल तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, और ये क्वेश्चन एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व होंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को गौर से देखो तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है sin 2x into cos 4x के ऊपर इंटीग्रेशन। अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहा। अब आप सोचो कि सर कैसे, क्या मतलब सर, क्या मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता? नहीं मेरा प्यारा बेटा, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो सिंपल तरीके से दो पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपस के अंदर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड यू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली कि इंटीग्रेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग के अंदर एक बात कही थी कि बेटा इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है ना कोई डिवीजन फॉर्मूला है। आप इस क्वेश्चन को किसी और पैटर्न पे सॉल्व ही नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर पावर फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो बेटा देखो पावर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे। लेट्स सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि sin 2x के ऊपर पावर 1 है, तो भाई अगर पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर साइन का डेरिवेटिव मौजूद तो है कॉस, नहीं है मेरा बेटा मौजूद, क्यों? क्योंकि देखो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x into 2।
यहाँ पे क्या आ रहा है cos 4x, और एंगल को आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे cos 4x आ रहा है। सिमिलरली cos 4x का बाहर डेरिवेटिव नहीं है, उसमें पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। सिमिलरली एल एन शॉर्टकट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कुछ अप्लाई नहीं हो सकता। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डायरेक्टली अप्लाई कर देना, sin 2x पे अलग cos 4x पे अलग। तो बेटा मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि लेट सपोज मैं शाहराह फैसल पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, शाहराह फैसल बहुत एक हैवी ट्रैफिक वाली रोड है कराची के अंदर, और यहाँ पे लेट सपोज एक इम्तियाज शॉपिंग मॉल है, मुझे जाना है इस पर्टिकुलर जगह से इस जगह के ऊपर। अब जब तक बीच में कोई ब्रिज नहीं होगा मैं नहीं जा सकता, और वो ब्रिज क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, जो कि इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन का मेथड एग्जिस्ट करता है, और वो मेथड सिर्फ उस वक्त अप्लाई करते हैं जब इंटीग्रेशन फेल हो जाती है हर तरीके से। ये चीज जहन में रखिएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे फिर सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, सिंप्लीफिकेशन। एक बात जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताई थी, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर हमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब तक उसकी कंडीशंस पूरी नहीं होंगी आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटा यहां पे देखो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, हमारे सारी की सारी चेकलिस्ट हमारी फेल हो गई। तो अब करना क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नॉर्मल अलजेब्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड के ऊपर। इफ यू रिमेंबर, अब इन क्वेश्चंस को देखो सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि लेट सपोज आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया sin 2z है और cos आपके पास 3z आ जाए, या sin 4z आ जाए, या sin 4y cos 5 आ जाए। इस तरीके से कभी भी आपको एंगल्स के अंदर वैल्यूज गिवन हो और सिंपल दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि हम ट्रिगोनोमेट्री के प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ये फॉर्मूलाज आपने लाजमी तौर पे पढ़े होंगे। ये कौन से फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, ये फॉर्मूला कहलाता है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला फॉर ट्रिगोनोमेट्री। इनको यूज करना लाजमी है, उसके बगैर आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो हम प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज को बेसिकली यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला क्या कहता है भाई, ये कहता है कि साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल हाफ के, और आगे क्या होता है, आगे सिंपल ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर एक दफा हम करते हैं एंगल्स को ऐड, फिर प्लस के साइन के बाद एंगल्स को सब्ट्रैक्ट। तो क्या बन जाएगा, देखो हाफ का हाफ इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, और फिर प्लस का साइन आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से साइन अल्फा माइनस का बीटा। इसी तरीके से अगर कभी भी हमारे पास आ जाए कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि कॉस पहले है और साइन बाद में, तो कॉस अल्फा साइन बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगेन हाफ का हाफ एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन, और फिर साइन अल्फा माइनस का बीटा। मैं भी इन तमाम फॉर्मूलाज को क्वेश्चन पे एक्सप्लेन भी करवा रहूंगा और इन फॉर्मूलाज की शॉर्टकट भी सिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा भाई, थर्ड पहला फॉर्मूला हमने कर दिया, दूसरा फॉर्मूला लिख दिया, तीसरे नंबर पे फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास कभी भी आ जाए cos अल्फा cos बीटा, तो बेटा कभी भी अगर हमारे पास आ जाए cos अल्फा cos बीटा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ का हाफ। अब देखो चूंकि cos cos आ रहा था तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी cos cos ही आएगा, तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक दफा cos अल्फा प्लस का बीटा, प्लस का साइन आगे क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस का बीटा। सिमिलरली चौथे नंबर पे क्या होता है, मेरे नंबर के ऊपर देखो फॉर्मूला क्या होता है, चौथे नंबर पे फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा आ जाए, तो भाई साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला हमेशा नेगेटिव के ऊपर होता है, नेगेटिव का हाफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा सिंपल कॉस अल्फा प्लस बीटा, और अब की बारी में माइनस का साइन और फिर कॉस अल्फा माइनस का बीटा। भाई ये ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं। देखो लोगों को इंटीग्रेशन इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि उनको बेसिक कंडीशंस का नहीं पता होता, बट बेटा अगर आप मेरे तमाम लेक्चर्स को देखो, मैं बहुत डिटेल के अंदर आपको तमाम बातें इसलिए छोटी छोटी बातें सिखाता हूं कि आपके लिए इन चीजों को एब्जॉर्ब करना बहुत आसान हो जाए। तो देखो हमेशा याद रखो, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर हमारे पास इस तरह की टर्म्स आ रही हैं, इस तरह की कि साइन एंगल इंटू कॉस एंगल, तो बेटा मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपके पास साइन और कॉस के क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन बेतहाशा पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, कल को एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर साइन और कॉस मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो और इनके एंगल्स का मल्टीपल गिवन हो, इनके एंगल्स किस फॉर्म में गिवन हो, मल्टीपल फॉर्म में। देखो यानी कि एन की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, एन की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, तो कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके एंगल्स कैसे हैं, मल्टीपल, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहां पे आ सकती होगी। लेट सपोज साइन 2 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, साइन 7 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा, साइन
sin 11 थीटा इंटू cos 14 थीटा, कोई भी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन में सॉल्व करने का तरीकेकार होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले पे सिंपलीफाई करवाते हो, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले के ऊपर सिंपलीफाई करवा के फिर आप इनको इंटीग्रेशन में अप्लाई करवा रहे होते हो। देखो लोगों को इंटीग्रेशन मुश्किल क्यों लगती है? लोगों को इंटीग्रेशन इसलिए मुश्किल लगती है कि उन्हें बेसिक स्टेप्स का नहीं पता होता, बेसिक कंडीशंस का नहीं पता होता। तो अगर आपने थ्रू आउट मेरे लेक्चर्स को लिया है तो मैंने ये बात बहुत डिटेल में डिफाइन करी है मेरा प्यारा बेटा कि इंटीग्रेशन कब और कहां कैसे अप्लाई करनी है। अच्छा, ये जो फॉर्मुलाज देखो आ रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन से ताल्लुक नहीं है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मुलाज हैं। क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने प्रोडक्ट टू सम फॉर्मुला, कि भाई दो फंक्शंस कभी भी आपके पास ट्रिगोनोमेट्री में मल्टीप्लाई हो जाए, साइन और कॉस, तो भाई ये फॉर्मुला क्या बन जाता है? देखो अगर साइन पहले आ रहा है फिर कॉस आ रहा है, शॉर्टकट बता रहा हूं, कभी भी साइन पहले आ रहा है और फिर कॉस आ रहा है, तो भैया देखो हमेशा फॉर्मुला किस पे ओपन होगा? साइन साइन के पॉजिटिव पे। अगर तो आप पहले दो फॉर्मुलाज देखो तो इनकी खास बात क्या है कि भैया इनमें डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो अगर कभी साइन पहले है कॉस बाद में है तो हमेशा पॉजिटिव के अंदर साइन साइन ओपन हो रहा है। देखो ये चीज जो हाफ आ रहा है तो सब में आ रहा है ना, सब में कॉमन है। तो असल चीज को याद कैसे ध्यान में रखोगे? देखो अगर तुम्हारे पास पहले साइन है फिर कॉस है तो साइन साइन पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है पॉजिटिव का, और अगर पहले कॉस है फिर साइन है तो अगेन साइन साइन पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है मगर नेगेटिव के ऊपर। तो इसको ऐसे अपने जहन में बिठाओ शॉर्टकट को कि अगर तुम्हारे पास डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन और कॉस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग है, साइन अलग है कॉस अलग है, दो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन और कॉस के अंदर, तो बेटा फॉर्मूला कैसे ओपन होगा? अगर साइन पहले है कॉस बाद में, फॉर्मूला ओपन होगा साइन साइन के प्लस के ऊपर, और अगर कॉस पहले और फिर साइन है तो फॉर्मूला ओपन होगा साइन साइन के नेगेटिव के ऊपर। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर कभी भी हमारे पास सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉस कॉस या साइन साइन, यानी कि कभी भी अगर मेरे पास सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर कॉस कॉस हो रहा है तो हमेशा फॉर्मूला ओपन होगा कॉस कॉस के पॉजिटिव के ऊपर, और अगर हमारे पास साइन साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फॉर्मूला ओपन होगा नेगेटिव के कॉस कॉस के ऊपर, अंदर भी साइन नेगेटिव का होगा। और सबसे लास्ट वाले की खास बात क्या होती है कि बेटा एक नेगेटिव साइन यहाँ पे हाफ के साथ भी आ रहा होता है, तो इसको तो आप और अपने जहन में बिठा सकते हो कि अंधों में काना राजा है, ये अलग से पहचाना जाएगा कि कभी भी साइन साइन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ना सिर्फ बाहर हाफ के साथ नेगेटिव साइन है बल्कि जब फॉर्मूला एक्सपेंड होगा तो अंदर भी कॉस कॉस का नेगेटिव का साइन है। तो इन फॉर्मुलाज को हमने जहन में बिठाना है। अच्छा, एक चीज और मैं आगे मूव करने से पहले बेसिक ट्रिगोनोमेट्री की चीज है मगर आप लोगों की आसानी के लिए लिख देता हूं कि बेटा देखो कभी भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी साइन के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल जाएगा तो साइन की ये प्रॉपर्टी होती है उस नेगेटिव के एंगल को बाहर फेंक देता है और सिंपल तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाता है। सेम प्रॉपर्टी टेंजन के पास होती है, कभी भी टेंजन के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल जाता है तो टेंजन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया उस नेगेटिव वैल्यू को बाहर फेंक देता है और सिंपल नॉर्मल अपने एंगल पे अप्लाई हो जाता है। इसका मतलब क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन है साइन नेगेटिव का 45 डिग्री। तो भाई साइन नेगेटिव 45 डिग्री का देखो आंसर कैसे निकाला जाएगा। कल को जब एप्टीट्यूड पढ़ोगे ना बेटा, एप्टीट्यूड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो वहां पे नस्ट का जो बच्चा होता है, फास्ट के लिए बच्चा होता है, आईबीए के लिए, लम्स के लिए, प्यास के लिए, कॉमसेट्स के लिए कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। दाऊद में, कराची यूनिवर्सिटी में कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिर्फ एनईडी में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो बेटा वहां पे बच्चों को हम शॉर्टकट्स भी सिखा रहे होते हैं। तो आपको लेवल के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि अभी क्वेश्चन में यूज भी होगी चीज कि देखो कभी भी साइन में अगर नेगेटिव का एंगल आ रहा है तो भैया साइन की प्रॉपर्टी होती है उस नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है और सिंपल तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा? साइन 45 डिग्री बेसिकली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 या फिर 2 बाय रूट 2 या रूट 2 बाय 2, बात एक ही होती है, सही है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन नेगेटिव 45 डिग्री का ये आ रहा होगा कि देखो साइन की ये प्रॉपर्टी होती है, कभी भी साइन में अगर आप नेगेटिव की वैल्यू डालोगे ना तो साइन की ये प्रॉपर्टी है नेगेटिव वैल्यू को बाहर फेंक देगा और सिंपल एंगल पे अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया मेरे पास है क्वेश्चन, लेट सपोज टेंजेंट 40 नेगेटिव का 45 डिग्री है, तो भाई टेंजेंट की भी सेम प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देगा और सिंपल एंगल पे अप्लाई हो जाएगा। टेंजेंट 45 क्या बन जाएगा भैया? टेंजेंट 45 होता है 1 के बराबर, तो टेंजेंट का नेगेटिव 45 की वैल्यू किसके बराबर होगी? नेगेटिव 1 के बराबर। अब जरा कॉस की प्रॉपर्टी देखते हैं। कॉस की प्रॉपर्टी यूनिक होती है, तो भैया कॉस के अंदर क्या होता है? कॉस की प्रॉपर्टी ये होती है, कॉस के अंदर कभी भी अगर नेगेटिव का एंगल जाए ना तो कॉस उस नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है, खा जाता है और सिंपल आपको आंसर पॉजिटिव के अंदर देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन यू। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन, अल्लाह भला करे, कॉस नेगेटिव, चलो नेगेटिव जीरो नहीं करता, कुछ और कर देता हूं वरना आप बोलोगे सर ये तो सेम चीज ही आ गई। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कॉस नेगेटिव का 60। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये होता है कभी भी कॉस में अगर नेगेटिव का एंगल आएगा ना तो कॉस उस नेगेटिव साइन को खुद ही खा जाएगा और सिंपल आपको आंसर पॉजिटिव में देगा। तो कॉस 60 किसके बराबर होगा? वही कॉस नेगेटिव 60 बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो कॉस के अंदर क्या होता है, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कॉस नेगेटिव का 60 डिग्री। देखो कॉस नेगेटिव 60 डिग्री किसके बराबर होगा? भाई कॉस नेगेटिव 60 डिग्री बराबर होगा किस तरीके से अप्लाई
होगा? देखो cos की प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है, खा जाता है, यानी कि cos नेगेटिव 60 इज बेसिकली इक्वल टू cos 60 डिग्री एंड दैट्स वैल्यू इज सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर आप cos नेगेटिव 60 का आंसर निकालोगे ना, नेगेटिव साइन है खुद ही खत्म कर देगा और सिंपल तरीके से cos 60 पे अप्लाई होगा और आंसर क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो ये बेसिक चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए, इन क्वेश्चन में बहुत यूटिलाइज्ड होगी। आइए जरा चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है sin 2x into cos 4x। एग्जामिनर कहता है सॉल्व करके बताओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर सॉल्व करना है। पेपर में ये क्वेश्चंस बेतहाशा आते हैं और बेटा कल को जब एप्टीट्यूड साइड पे जाओगे ना, वहां भी क्वेश्चंस आएंगे। तो भैया एप्टीट्यूड के लिए शॉर्टकट के ऊपर हम कर रहे होंगे। तो बेटा नेक्स्ट मेरा जो बैच अभी न्यू स्टार्ट होने वाला है फॉर नस्ट के लिए, फॉर आईबीएसईएस के लिए, फॉर एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली, एनईडी का टेस्ट इस बार जुलाई में नहीं है, जून के अंदर होगा। आप पेपर से फारिग होगे, आपके पास एक महीने का टाइम भी नहीं होगा, तो खुदारा उस बैच को ज्वाइन करो या फिर यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करो, कहीं से भी पढ़ो, मगर एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट करो। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फेब से। इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर, आईक्यू सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग। आपको कैलकुलेटर के बगैर, कैलकुलेटर के साथ हर चीज मैथ्स पढ़ाई जाएगी आपको प्रॉपर्ली। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर हर चीज आपको पढ़ाई जा रही होगी। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है sin 2x into cos 4x into dx। तो भैया सबसे पहला काम क्या करना है? क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिख देना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देंगे। सर कर दिया, अब क्या करें? अब देखो काम क्या करना है। अब आपने सिंपल तरीके से मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि भाई मुझे दिख रहा है कि भैया साइन के अंदर भी एंगल मल्टीपल हो रहा है, कॉस में भी एंगल मल्टीपल हो रहा है। और सर हाशिम ने पढ़ाया था कि दो फंक्शंस कभी भी साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनके एंगल्स मल्टीपल की फॉर्म के ऊपर हो, हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं सिंपली यहां पे लिख दूंगा एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, और सिंपल हम फॉर्मूला कॉपी डाउन कर देंगे। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम करना है। तो भैया हमें मालूम है कि हमारे पास सिंपल तरीके से साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? भाई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ का हाफ एज इट इज, हाफ का हाफ एज इट इज। आगे क्या होगा? आगे सिंपल तरीके से एक दफा हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, और फिर प्लस के साइन के बाद एक दफा हम लोग कर लेंगे मेरा बेटा सिंपल तरीके से कॉस का कॉस अल्फा माइनस का बीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करवाना है। अब देखो मेरा अल्फा या मेरा बीटा क्या होता है? अल्फा कहते हैं पहले वाले फंक्शन के एंगल को, बीटा कहते हैं दूसरे वाले एंगल के फंक्शन को। सही है ना भैया? दूसरे वाले फंक्शन के एंगल को, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। अच्छा भाई, तो क्या बन जाएगा? देखो बाहर अभी इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन एज इट इज मौजूद है। चूंकि मैं इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता तभी तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भाई। अगर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो तो फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई करते। तो बाहर इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज, और यहां पे इसको मैं सिंपलीफाई करवा दूंगा प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले के ऊपर। तो भैया देखो हाफ का हाफ एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट का ब्रैकेट एज इट इज आ गया। आगे देखो सिंपल एक दफा साइन को लिखा जाएगा, सिंपल एक दफा साइन को लिखा जाएगा और एक दफा इनके एंगल्स को ऐड कर देंगे। तो देखो एंगल क्या है? 2x प्लस का 4x। तो क्या है एंगल्स? 2x प्लस का 4x, फिर प्लस का साइन एज इट इज। अब की बारी में कॉस का कॉस लिखा जाएगा और अब की बारी में एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x माइनस का 4x। और देखो बाहर सबसे बाहर क्या मौजूद है? dx साहब एज इट इज के एज इट इज मौजूद है। अब इसको जरा सिंपलीफाई करवा लेते हैं मेरा बेटा। देखो ये हाफ जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको उठा के मैं बाहर फेंक देता हूं, सही है ना भाई? इसको अभी फिलहाल के लिए बाहर फेंक देते हैं। अंदर देखो, अंदर क्या बन गया? अंदर ये बन गया साइन 2x प्लस का 4x इसके बराबर होगा भाई 2 प्लस का 4 बराबर होता है 6x के, इंटू, सही है ना भाई? 2x प्लस का 4x क्या बन गया? 6x बन गया, प्लस का साइन एज इट इज। सिमिलरली देखो आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है कॉस का कॉस। अब देखो यहाँ पे दो में से अगर मैं चार निकालूंगा तो बेटा क्या बचेगा? नेगेटिव का 2x बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव का 2x। और बाहर फाइनली मेरे पास dx का dx एज इट इज है। अब फाइनली हमने क्या करना है? इस इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर पहुंचा देंगे, दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो व्हाट इट विल बिकम। भाई देखो ये बाहर मेरे पास क्या मौजूद है? हाफ का हाफ एज इट इज मौजूद है, सही है ना? अब इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन एक दफा साइन इंटू 6x इंटू dx पे अप्लाई हो जाएगी, फिर प्लस के साइन के बाद इंटीग्रेशन इस टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो जाएगी? cos इंटू -2x के ऊपर। अब देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अब यहाँ पे इसको लिख भी सकते हो ताकि एग्जामिनर को बड़ा अच्छा फील होता है कि जब बच्चा एक एक बात को लिखता है ना, एग्जामिनर इसके नंबर नोट करता है, बेटा इसके नंबर मिलते हैं। अब देखो आपको, आप इसको बेशक लिख भी सकते हो कि भाई cos में कभी भी नेगेटिव का एंगल आ रहा हो, ये बेसिकली किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है cos पॉजिटिव एंगल के। यानी कि देखो cos -2x बेसिकली किसके बराबर है? cos पॉजिटिव 2x इंटू dx के। अब हमने फाइनली यहाँ पे अपनी इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा सकते हैं इजीली। अच्छा अब देखो इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे करवाएंगे? बहुत सिंपल चीज है, बहुत मुश्किल, कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बेटा देखो, अब इंटीग्रेशन जब साइन 6x पे अप्लाई होगी तो वी नो दिस थिंग कि भैया हमारे पास अगर मुझे साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करवाना है तो बेटा एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है, जो कि मुझे साफ तौर पर दिख रहा नहीं है। सिमिलरली देखो अगर इंटीग्रेशन मुझे कॉस पे अप्लाई करवानी है तो भैया एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है 2, जो कि बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पहले इनको भी लाना पड़ेगा। तो भैया देखो बाहर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? हाफ
का हाफ, ब्रैकेट का ब्रैकेट। तो सिंपल तरीके से, चूंकि बाहर 6 होना चाहिए, 6x का डेरिवेटिव क्या होगा, 6, बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकर आएंगे। तो 6 से डिवाइड करवाया, 6 से मल्टीप्लाई करवा के लेकर आ जाएंगे ताकि कंप्लीट हो जाए। तो ऊपर क्या मौजूद है, साइन 6x इंटू 6 इंटू dx, प्लस का साइन। सिमिलरली यहां पे भी यही काम करेंगे, 2 से डिवाइड करवा के 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इंटू कॉस 2x इंटू 2 इंटू dx के बराबर। अब क्या काम करना है, अब फाइनली हम लोगों ने इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देना है। अब फाइनली क्या करना है, इंटीग्रेशन को अप्लाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है, मगर मेरा बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव डिफरेंट हैं। तो आप बारी बारी सपोज नहीं करवा के कर सकते, इतना काम करने की नीड नहीं है, सिंपल डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे हम लोग। सही है ना भैया। बाहर क्या आ रहा है, हाफ का हाफ एज इट इज। अब देखो ये वाला 1/6 का 1/6 एज इट इज। साइन 6x के ऊपर जब मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा, तो इंटीग्रेशन में साइन का फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो साइन के लिए इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का कॉस, और जो भी साइन का एंगल आ रहा है वो एज इट इज कॉस का एंगल बन जाएगा। सही है ना। फिर आगे क्या है, प्लस का साइन एज इट इज, हाफ का हाफ एज इट इज। देखो कॉस के ऊपर इंटीग्रेशन अगर अप्लाई करनी है तो एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस की इंटीग्रेशन होती है पॉजिटिव का साइन, 2x का 2x एज इट इज। सही है ना भैया। प्लस के सी के ऊपर ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया क्या बन जाएगा, देखो। अच्छा, अब देखो ये बाहर जो हाफ मौजूद था ना, ये फाइनली जब ब्रैकेट्स को मैं ओपन करवाऊंगा तो ये अंदर वाली तमाम टर्म से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ये हाफ अंदर वाली तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा। देखो ऊपर आ रहा है नेगेटिव का साइन, तो ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव का cos 6x। अब ये हाफ जब इस 1/6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12 होता है, तो नीचे 12 बन गया। सिमिलरली देखो ये हाफ इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, इनटू साइन 2x का साइन 2x प्लस के c के ऊपर। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, तो खुदारा इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। सही है ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 9 आ रहा है। अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। मजे की चीज है भैया। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर काम क्या करना है, क्वेश्चन को एडिट एक बार लिख देंगे। क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है cos 3x इंटू cos 5x। देखो क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, देखो आप दूसरे लोगों की वीडियोस देख लोगे, दूसरे लोगों के लेक्चर से पढ़ लोगे, दूसरे लोगों की पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लोगे, मगर कोई बंदा आपको ये बताएगा नहीं कि किस तरीके से इंटीग्रेशन को समझना है। देखो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, आई एम टेलिंग यू कि आप पहचानोगे कैसे। देखो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना क्वेश्चन किस कैटेगरी का आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है। देखो मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया। अब इन क्वेश्चंस को पहचानोगे कैसे, इनकी मैंने हिंट क्या दिया भाई, एंगल्स को देख रहे हैं। अगर एंगल्स आपके पास कांस्टेंट के मल्टीपल्स आ रहे हैं, एंगल्स क्या आ रहे हैं मेरे पास, देखो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर न्यूमेरिक के मल्टीपल्स है, न्यूमेरिक एंगल्स आ रहे हैं 3x 5x, यानी कि मेरे पास बेसिकली एंगल्स बढ़ते जा रहे हैं। एंगल्स जो आ रहे हैं मेरे पास सिंगल डिजिट एंगल नहीं है, वन नहीं है, उसके अलावा कोई भी मल्टीपल आ रहा है ना भैया। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है भाई, स्ट्रेटेजी ये है कि भैया इनको हमेशा हम सम टू प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले पे सॉल्व कर रहे होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या, कॉस कॉस आ रहा है, तो भैया सबसे पहला काम, चूंकि क्वेश्चन 4 नंबर में आधे से तरीके से करना जरूरी है, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट। हमेशा याद रखो साफ सुथरा काम आपने करना है। आपके वालिद मोहतरम या आपकी वालिदा मोहतरम जो पैसे भरती हैं, साबुन खरीदती हैं, जो मसाले खरीदती हैं, बेटा उन सब पे टैक्स लगता है। तो पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर में जब आप जाओ तो हर क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना है। आप 10 बी कॉपियां ले लो, 50 बी कॉपियां ले लो, कोई आपको रोक नहीं सकता। पाकिस्तान का आईन ये कहता है। आप अपना स्टेपलर लेकर जाओ, हर क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करो, तमाम काम साफ सुथरा करो। आपके 100 नंबर बेटा यहां पे बैठी कंफर्म कहता हूं कि इंशाल्लाह आएंगे। मेरी इस बात को अपने कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह 100 नंबर कंफर्म है। सही है ना? बस तरीके को फॉलो करना है, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो भाई हमें इस बारे में आइडिया मौजूद है, हमें इस बारे में मालूम है कि अगर डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकते तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो भैया कॉस कॉस के लिए प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला हमारे पास होता है कि भैया कॉस अल्फा और कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है पॉजिटिव के हाफ के, और आगे क्या होता है भाई, ये बराबर होता है पॉजिटिव के हाफ के, आगे क्या होगा, आगे सिंपल कॉस लिखा जाएगा, फिर एक दफा होगा अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस के साइन के बाद एक दफा हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस का बीटा। क्या आ जाएगा मेरा प्यारा बेटा, अल्फा माइनस का बीटा। क्लियर है भैया? अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो भैया देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपल, हम चूंकि इंटीग्रेशन अभी अप्लाई नहीं कर सकते तो पहले सिंप्लीफाई करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट टू सम क्या कहता है, हाफ का हाफ लिखो, सिंपल तरीके से एक दफा लिखो कॉस, और फिर अल्फा प्लस का बीटा। तो अल्फा क्या है मेरा बेटा, 3x के बराबर है, बीटा किसके बराबर है, 5x के बराबर है। कर दिया भैया जी। अब क्या करें, अब सिंपल तरीके से प्लस का साइन लगाओ, और फिर एक और दफा कॉस लिखोगे, और अब की बारी में अल्फा माइनस बीटा करना है। देखो अल्फा क्या है, 3x के बराबर, बीटा क्या है, 5x के बराबर। सिंपल इज डेट बाय dx का dx
एक्स एज इट इज। तो भैया देखो ये जो हाफ है ये कबाब में हड्डी बन रहा है, इसको बाहर निकाल देते हैं बेटा, हाफ का हाफ बाहर चला गया, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई 3 प्लस का 5 क्या होगा, 5 में 3 का इजाफा करोगे तो 6 7 8 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा भैया, ये अंदर बन गया एक तो cos 8x, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है 3 माइनस का 5, जाहिर सी बात है बेटा ये बराबर होता है cos इंटू नेगेटिव 2x के इंटू बाहर मेरे पास dx का dx एज इट इज। अब हमने काम क्या करना है, सिंपल तरीके से अब इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड करवा सकते हैं भैया जी। देखो बाहर मेरा हाफ का हाफ अभी आराम करने देते हैं, इसे नहीं छेड़ते। इंटीग्रेशन एक दफा चली जाएगी cos 8x इंटू dx के ऊपर, प्लस का साइन एज इट इज, हमें मालूम है कभी भी cos में अगर नेगेटिव का एंगल आ रहा हो, वेन एवर इट इज द नेगेटिव एंगल इन दी cos, तो हमेशा cos क्या करता है, उसको पॉजिटिव पे कन्वर्ट कर देता है। तो भैया सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी इस टर्म के ऊपर, और टर्म बेसिकली क्या हो गई, cos 2x इंटू dx बन गई। अब फाइनली हमें इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है, मगर हमें ये चीज हमेशा अपने जहन में रखनी है कि बेटा इंटीग्रेशन यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये 8x है, cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया cos की इंटीग्रेशन तो साइन होती है, मगर फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई करोगे जब एंगल का बाहर डेरिवेटिव होगा। 90% बच्चा इसके अंदर घपला करता है, भूल जाएगा बेचारा, बच्चा क्या करेगा, जल्दी से अप्लाई कर देगा फॉर्मूला, वो देखेगा ही नहीं कि भैया फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि एंगल का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो भैया सिंपल डेरिवेटिव बनाना बहुत जरूरी होता है। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लेंगे। तो भैया देखो बाहर क्या मौजूद है, अभी हाफ का हाफ आराम करने देते हैं इसको, तो 8x का डेरिवेटिव 8 होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, तो भैया सिंपल तरीके से क्या बन गया, cos 8x इंटू 8 इंटू dx, प्लस के साइन के बाद यहां पे आ गया हाफ का हाफ, इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां पे आ गया cos 2x इंटू 2 इंटू dx का dx, सही है ना भैया। अब फाइनली हम लोग इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा सकते हैं, तो बेटा देखो हाफ का हाफ एज इट इज, यहां पे क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1/8 का 1/8। देखो cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है कि एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है, अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपल तरीके से cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है पॉजिटिव का साइन। 90% बच्चा यहाँ पे भी भड़ मार के आता है, क्या कर देगा, नेगेटिव का रख देगा। भाई ऐसी छोटी छोटी बातें जो होती है एग्जामिनर बहुत पकड़ता है, इस पर गलत कर देगा आंसर, सही है ना भैया। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव का साइन, तो एज इट इज का एज इट इज cos का एंगल आ गया। आगे बढ़ेंगे भैया, हाफ का हाफ एज इट इज, cos 2x का एंगल किसके बराबर होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है अगेन पॉजिटिव का साइन, जो भी कॉस का एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज लिख दिया जाएगा, सही है ना भैया। और फाइनली जब तमाम के तमाम इंटीग्रेशन चले गए हमारे पास से, तो सिंपल तरीके से प्लस के सी पे आंसर आ जाएगा। मगर लास्ट में एक काम क्या करेंगे भैया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो बाहर वाला हाफ है अंदर वाली तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा भैया, 8 2 16, तो 1/16 इंटू साइन 8x, प्लस का 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/4 बन जाएगा, इंटू साइन 2x, और आगे प्लस का c एज इट इज का एज इट इज। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया मेरा बेटा, सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली सॉल्व हो गया। इस तरीके से मुझे बताइए इसमें कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई चिंता की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। तो भाई कौन कहता है इंटीग्रेशन मुश्किल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। जो बच्चा कहता है इंटीग्रेशन मुश्किल है, तो भाई बताओ आसान है कि नहीं आसान। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही ईजी है, अरे भाई ईजी नहीं है, ईजी बनाई गई है। तो अगर आपका कोई दोस्त कहता है कि इंटीग्रेशन मुश्किल है, तो भैया अपने उस दोस्त से लेक्चर का लिंक शेयर करो, अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के ग्रुप्स के अंदर, अपने स्कूल के ग्रुप के अंदर लाजमी तौर पे लेक्चर का लिंक शेयर करो, ताकि किसी बच्चे की मदद हो सके। भाई बहुत सारे बच्चे मशहूर महंगे कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, कहते हैं शायद वो हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। भाई ऐसे समझ में नहीं आता मेरा बेटा, जब तक आप अनलेस एंड अनटिल आप खुद से बैठ कर नहीं देखोगे, जब तक आप बैठ के टीचर ढंग से नहीं पढ़ोगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आता है, मैं दोस्तों लाजमी शेयर करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर कहता है साइन 3x इंटू कॉस 7x, बिल्कुल आपके पास जो पार्ट नंबर 8 था ना उसकी कॉपी आ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहला काम क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखना है। दूसरे नंबर के ऊपर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एज वी नो डेट, यानी कि सिंपल तरीके से लिखेंगे भैया एज वी नो डेट, और उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला। तो बेटा क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर होता है भैया, देखो क्योंकि साइन अल्फा फिर कॉस बीटा आ रहा है, तो ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, आगे क्या होगा भैया, आगे आ जाएगा सिंपल साइन का साइन, और एक दफा हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस के साइन के बाद हमारे पास साइन का साइन अल्फा माइनस का बीटा। क्लियर है भैया जी, क्या हो जाएगा, हाफ का हाफ साइन अल्फा माइनस का बीटा। अब क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले को रेप्लिकेट करवा देना है, पॉपुलेट कर देना डेटा फॉर्मूले के अंदर। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा हाफ का हाफ, it is basically an alpha angle, it is basically an beta angle. So what I will do, I will just use this particular formula. So what it will become sine, sine का sine आ गया। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास सिंपल 3x
प्लस का 7x, आगे क्या हो जाएगा, प्लस के साइन के बाद ये हो जाएगा साइन का साइन और अल्फा माइनस का बीटा, तो इट विल बिकम 3x माइनस का 7x, है ना भैया। अच्छा, बाहर इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हमारा एज इट इज मौजूद है भाई, इंटीग्रेशन का गायब नहीं हुआ, ये नहीं कि नीचे कमेंट कर रहे हो सर इंटीग्रेशन गायब कर दिया आपने, तो भैया क्या बन जाएगा, सिंपलीफाई करके लिख देते हैं इसको। देखो हाफ मेरे पास जो है ना कांस्टेंट वैल्यू उड़ा के बाहर फेंक देते हैं और सिंपल तरीके से साइन का साइन 3 प्लस का 7 क्या होता है मेरा बेटा, ये बराबर होता है 10x के, प्लस का साइन 3 में से अगर मैं 7 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, देखो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचता है ना मेरा बेटा, तो ये बन गया नेगेटिव का 4x, क्या बन जाएगा मेरा प्यारा बेटा, नेगेटिव का 4x। और देखो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर हमारे पास आ रहा है सिंपल dx का dx। अब हमने करना क्या है, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को बारी बारी तमाम टर्म्स के ऊपर सेंड कर देना है, तो हाफ का हाफ एज इट इज। देखो भैया इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी सिंपल तरीके से साइन 10x इंटू dx के ऊपर, फिर प्लस के साइन के बाद इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई होगी इस टर्म के ऊपर। मगर जरा गौर से बात को समझिएगा, बात को सोचिएगा कि भाई यहाँ पे क्या होगा। देखो ये क्या आ रहा है, साइन नेगेटिव का 4x इंटू dx, और मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी, कभी भी साइन के अंदर और टेंजेंट के अंदर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो साइन की ये प्रॉपर्टी होती है, नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है और सिंपल एंगल पे अप्लाई हो जाए, तो सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे भी करना है। सही है ना भैया जी, तो क्या बन जाएगा, देखो और से देखो भैया ये हाफ का हाफ एज इट इज, और हमारे पास इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो रही है साइन 10x इंटू dx के ऊपर, फिर प्लस के साइन के बाद ये नेगेटिव का जो साइन है ना, देखो एंगल साइन की एंगुलर प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया कभी भी नेगेटिव का एंगल आ जाए उसको बाहर उठा के फेंक देती है और सिंपल अपने एंगल के ऊपर अप्लाई हो जाती है, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूटिलाइज कर दी हम लोगों ने। सही है ना, इसको अगर शो करवाओगे ना एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, नंबर कोई काट नहीं सकेगा आपके, फिर सही है ना भैया। अब सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, हमें मालूम है भैया इंटीग्रेशन साइन की क्या होती है, नेगेटिव का कॉस होती है, मगर वो उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि एंगल का बाहर डेरिवेटिव ना हो, तो पहले एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लेंगे। तो बेटा क्या बन गया, हाफ का हाफ। सही है, कैसे अप्लाई करवाएंगे मेरा बेटा, देखो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं होती दुनिया के अंदर, ये आप होते हैं जो इंसान होता है जो चीज को मुश्किल या आसान बनाता है। सही है ना भाई, तो क्या करेंगे सिंपल तरीके से, मुझे पता है 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 होना चाहिए बाहर, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे। सिंपल तरीके से 4x का डेरिवेटिव 4 होगा, नहीं एग्जिस्ट कर रहा कोई मुश्किल नहीं है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाएंगे। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। अब ये क्या बन गया, अब ये सिंपल तरीके से देखो हमारे पास हो गया हाफ का हाफ एज इट इज, 1/10 का 1/10। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 10 क्या होगी मेरा बेटा, देखो साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉस, व्हाट इट इज नेगेटिव का कॉस, ओके। और जो भी साइन का एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज कॉस का एंगल हो जाएगा, सही है ना भैया। अच्छा भैया आगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 1/4 का 1/4, सेम गोज फॉर ईयर, साइन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है नेगेटिव का कॉस और एज इट इज साइन का एंगल आ गया, सही है ना भैया जी, प्लस के सी के साथ। अब आपने काम क्या करना है भाई, सिंपलीफाई करवा दो, ये बाहर वाली टर्म अंदर वाली तमाम टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये नेगेटिव साइन भी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया नेगेटिव का कॉस इंटू 10x और नीचे क्या बन गया 10 टू ज़ा 20। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 जब 1/4 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 1/8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4x प्लस का c एडिटिव लिखा जाएगा। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, ये क्या आ रहा होगा मेरा बेटा, हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का खूबसूरत सा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, हमारे इस मासूम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भैया। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है, क्या चिंता की बात है, तो भाई मुझे बताओ कोई मसला है इस क्वेश्चन में, मुझे बताओ इन क्वेश्चंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है। आप लोग कहते हो भाई इंटीग्रेशन मुश्किल है, बाखुदा इंटीग्रेशन सबसे आसान चीज है। ये एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, जो बंदा आपको इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं सकता ना, जो जिस बंदे की आपको इंटीग्रेशन समझ में ना, इसका मतलब रॉन्ग नंबर है। और दुनिया में कोई इंजीनियर अगर इंटीग्रेशन समझा नहीं सकता ना, इसका मतलब ये कि वो रॉन्ग नंबर है, वो इंजीनियर ही सही ढंग का नहीं है भाई, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, कल को इंजीनियरिंग लाइफ में जाओगे, इधर यू गो इन सिविल इंजीनियरिंग, इधर यू गो इन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इधर यू गो टू सीएस साइड, इधर यू गो टू सॉफ्टवेयर साइड, इधर यू गो इन बिजनेस इंटेलिजेंस, इधर यू गो इन डेटा साइंसेस। तो बेटा मैं भी डेटा एनालिटिक्स हूं, मैं भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूं, मैकेनिकल साइड पढ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, एक सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूं, एक सर्टिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर हूं। तो भैया इंजीनियरिंग लाइफ में यकीन मानो 50-50 कोर्सेज के अंदर इंटीग्रेशन इंटीग्रेट होती है, आ रही होती है। तो भैया इंटीग्रेशन को दोस्ती कर लो, अगर इस सिंबल से, इस साम के सिंबल से तुमने दोस्ती ना करी ना बेटा, ये तुम्हें वहां वहां जाके डसेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इंटीग्रेशन से दोस्ती कर लो वरना तुम्हारी जिंदगी बड़ी खराब होने वाली है आगे चल के, सही है ना। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे खैरियत से होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई एप्टीट्यूड बैच मेरा न्यू स्टार्ट होने वाला है, 2 फेब से उसमें एडमिशन करवा सकते हैं, तमाम के तमाम कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, इधर यू आर अप्लाइंग फॉर द कराची यूनिवर्सिटी, इधर यू आर अप्लाइंग फॉर द दाऊद, इधर यू आर अप्लाइंग फॉर द नर्स फास्ट एनडी आईबीए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको किसी महंगे कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है बेटा। उस महंगे कोचिंग का बच्चा भी मुझसे आगे पढ़ता है और फिर अपने अपने घर वालों को कोस रहा होता है कि यार घर वालों के प्रेशर पे आके एडमिशन तो ले लिया था वहां पे मैंने, बट समझ कुछ नहीं आ रहा, मुझे सर हाशिम के पास सही था, पढ़ना तो
मुझे वहीं से था, मगर फिर मैंने एक महंगे कोचिंग की फजूल पोस्टों को देख के, महंगे कोचिंग की फजूल बातों में आके उनके पास चला गया। तो ये बात जहन में रखिएगा कि बेटा वहां पे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि भाई कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, कोई इतने तरीके से नहीं पढ़ाएगा। डेट्स द थिंग। तो एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट करो, इधर मेरे यूट्यूब से स्टार्ट कर दो, इधर कहीं से भी स्टार्ट कर दो। याद रखिएगा एप्टीट्यूड का कोर्स कभी चेंज नहीं होता। आप लोग में से बहुत से बच्चे मुझे अक्सर एक मैसेज करते हैं, सर न्यू बुक से आएगा ओल्ड बुक से आएगा? अरे मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, मैंने एप्टीट्यूड के अंदर पंजाब बोर्ड को वैसे भी फॉलो किया हुआ था, तो पंजाब बोर्ड में वो टॉपिक 36 साल पहले से मौजूद है, जो अब आपकी नई किताब में आए हैं। तो कोई नई चीज नहीं होती, सही है ना? एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स होते हैं, तो न्यू बुक ओल्ड बुक का चक्कर नहीं होता, सही है ना मेरे प्यारा बेटा? तो कहने का मकसद क्या है कि भाई आपको तमाम चीजें कवर करवाई जाती हैं जो पंजाब बोर्ड में होती हैं, केपी के बोर्ड में होती हैं, ए लेवल्स बोर्ड के अंदर होती हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंटरमीडिएट साइड। एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट इज एडवांस फॉर्म ऑफ एन इंटरमीडिएट। यानी कि एप्टीट्यूड के अंदर तमाम बोर्ड्स का कोर्स कंटेंट होता है, तो आपको तमाम चीजें पढ़ाई जाती हैं लाइव क्लासेस के अंदर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, एंड सो ऑन, जस्ट इन 6,500 रुपीज। और ये तमाम चीजें आपको एक महंगा कोचिंग भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, इतनी मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, सही है ना भैया? इससे बेकार किस्म का देते हैं। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा, उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से। मुझे बहुत सारी दुआ में रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।